आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम में एक पेपर निबंध का भी होता है। ऐसे की बात कर रहा हूं मैं। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर जुड़ते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग निबंध को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। अगर निबंध में थोड़ी भी मेहनत कर ली जाए ना, थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ली जाए ना, तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 250 नंबर का निबंध होता है आपका। और आप देखते हैं कि इसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहता है। कितने? 3 घंटे का समय रहता है। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक कॉपी देख रहे हैं। ये है साक्षी गर्ग की, जो उन्होंने दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिया था, वही कॉपी है। और साक्षी गर्ग की रैंक कितनी थी? 350 थी। 2017 की ये सिलेक्टेड हैं। तो इन कॉपियों को देखकर आप लोग भी सीख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी। और आप लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस करते करते आप बहुत अच्छा निबंध लिखने लगेंगे। और आप देखिए कि निबंध के लिए अगर हम लोग मटेरियल की बात करें, तो आप लोग जीएस पढ़ते ही रहते हैं। और एक किताब आप लोगों को ले लेनी है, दृष्टि आईएएस की भी आती है, और एक निशांत जैन के द्वारा हिंदी मीडियम में लिखी गई है। तो वो भी आप लोग किताब देख लीजिए। पुराने जो भी टॉपर रहे हैं उनके निबंध दिए गए हैं, कोट्स दिए गए हैं, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते ही हैं। मैं हर दिन कहता हूं कि एक न्यूज़पेपर हर हाल में आप लोगों को फॉलो करना है। संपादकीय पार्ट उसमें विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। और कोई भी मुद्दा चर्चा में बना हुआ है, उस पर एक सामान्य समझ आपको जरूर रखनी है। डिबेट सुनते रहना है। आप देखते हैं कि कई टीवियों पर डिबेट होती रहती है अच्छे अच्छे मुद्दों पर, उस पर भी आप लोगों को सुनते रहना है। अब आप देखिए एक चुनाव की बात होती रहती है ना देश में, तो उस पर भी आप देखते हैं कि कितनी डिबेटें होती रहती हैं। अभी आप देखिए समान नागरिक संहिता पर डिबेट हो रही है, धर्म परिवर्तन पर डिबेट हो रही है। तो ये डिबेट सुनते रहा करिएगा। और प्रैक्टिस जरूरी है, तो हर हाल में प्रैक्टिस करते रहा करिएगा, निबंध लिखते रहा करिएगा। और मैं कहता हूं कि कम से कम इतना तो आप लोग डर भगा लीजिए कि 1000 शब्द लिख रहे हैं तो आप में डर ना रहे। और आप लोग अपना निबंध खुद पढ़िए। अगर आप लोगों को जिस दिन लगने लगे कि अच्छा निबंध है, या आप लोग किसी और को बता सकते हैं। और जब आप लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा तो उस समय टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, तो वहां भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब आप देखिए निबंध को लिखते समय जब आप लोगों के सामने प्रश्न पत्र आता है, तो कुछ बातें रहती हैं कि आखिर किस तरह से हम टॉपिक को चुनें। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि जो टॉपिक आपको पसंद रहे वही टॉपिक आपको चुनना चाहिए, और जिसके लिए आपके पास मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो, जानकारी हो, जिसके बारे में आप लोग 1000-1100 शब्द लिख सकें, उस टॉपिक को चुना करिएगा। दूसरी बात आती है इसमें कि टॉपिक पर केंद्रित रहना है। जिस टॉपिक पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं उससे हटना नहीं है, उसी पर केंद्रित रहना है। टॉपिक के इर्द गिर्द ही आप लोगों को रहकर लिखना है, उस टॉपिक से भटक मत जाइएगा, ठीक है। और एक बात आती है कि कैसे लिखें निबंध, तो पैराग्राफ में आपको निबंध लिखना है, पॉइंट्स में निबंध मत लिखिएगा। और सभी पहलुओं को कवर करें। ऐसा नहीं आप देखते हैं कि एक तरफा आप निबंध लिख दें, तो बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को सभी पहलुओं का। 360 डिग्री बैलेंस बनाकर लिखें। अब आप देखिए, अभी भी आप लोग देख लीजिए, किसी से बात करिए आप लोग, कोई चर्चा में बना हुआ मुद्दा हो, तो आप देखते हैं कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो उस मुद्दे को पूरी तरह से नकार देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल उस तरह से उसके पक्ष में खड़े होंगे कि उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? बैलेंस बनाना है। उसकी अच्छाइयां भी देखनी है, उसकी बुराइयां भी आप लोगों को देखनी है, ठीक है। और आप लोगों को रूपरेखा, इसमें कोट्स आप लोग जो पंक्तियां उससे संबंधित हैं किसी महापुरुष की, उस पर भी आप लोग उन्हें भी उल्लेख कर सकते हैं, उस निबंध में लिख सकते हैं। ये भी क्या करिएगा। बाकी इंट्रो लिखते ही हैं, फिर मैन बॉडी, फिर निचोड़ लास्ट में आप लोग लिख देते हैं। और शब्द सीमा की थोड़ी ध्यान रखा करिएगा। 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, तो अगर आप लोग 1000 से 1200 शब्दों के बीच लिखते हैं, 1100 लिखते हैं तो अच्छी बात है, 1000 लिखते हैं तो अच्छी बात है, 1200 तो पहुंच जाते हैं तो बुरी बात नहीं है। वैसे आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। निबंध कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि आप लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं, तो एक आप देखते हैं कि नॉर्मल अपनी पहचान क्या है, इसमें क्या क्या नॉर्मल देख लेते हैं ना इंट्रो में,
फिर आप लोग मेन बॉडी में बीच में जाते हैं, पूरी बातें होती हैं आपकी, और लास्ट में जब आप लोग बात खत्म करते हैं तो एक निचोड़ बता देते हैं। इसी तरह से आपको निबंध लिखना है। और मुझे लगता है कि निबंध कोई आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए जो फाइनल इनका रिजल्ट रहा था ना, 149 नंबर मिले थे इन्हें, देखिए, ठीक है। तो इन्होंने प्रैक्टिस कर करके 149 तक पहुंच गई थी, तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ देखिए परीक्षा का जो माध्यम हुआ करे उसी हिंदी, जो भी आपका माध्यम वही डाला करिएगा। और जिस माध्यम से हैं आप, हिंदी माध्यम से हैं, तो हिंदी में ही आपको निबंध लिखना है। ये आप देखिए विशेष अनुदेश दिए रहते हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। तो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। क्या कर दीजिए? काट दीजिए। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो उसे आप लोग इस तरह से काट सकते हैं या इस तरह से आप काट सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक आपके सामने खंड ए खंड बी में प्रत्येक में से एक एक चुनकर दो निबंध लिखने हैं, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। और प्रत्येक निबंध आप देखेंगे कि आपका कितने का रहेगा, 125-25 नंबर के रहेंगे। दो निबंध लिखना है ना, तो ये आप लोग याद रखिए। जैसे खंड ए हो गया, सेक्शन ए हो गया, इनमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें पहले आप लोग पढ़ लीजिए। पहला टॉपिक कह रहा है कि योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। दूसरा कह रहा है कि अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है निषिद्ध की राजनीति कम व्यवहारिक एवं अधिक आदर्शवादी है। चौथा कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास की बात की गई है। अब आप लोग देखिए 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। पहले तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस पेपर आता है ना, लिखने से पहले समझ लिया करिएगा इसे, ठीक है। क्या किया करिएगा, अच्छे से समझा करिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को समझ गए तो काफ़ी हद तक आप लोग आंसर देने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो साक्षीकरण ने कौन सा टॉपिक चुना है इसमें? इन्होंने चुना है, आप देखेंगे, चौथा टॉपिक, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। अब आप देखिए इन्होंने पंक्तियों से शुरू किया है, कोट्स से शुरू किया हुआ है। महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज्यादा में, वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे, इन्होंने कहा था ये, और इन्होंने उसका ही उल्लेख कर दिया। तो मैंने आपको कहा है आप शुरुआत कर सकते हैं किसी कोर्स से, महापुरुष के, या आप देखिए किसी ने बोला हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती हैं, साथ ही मन में एक सवाल खड़ा करती हैं कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है? ये आप देखिए इंट्रो में यहीं से शुरू किया है इन्होंने। और आप सभी जानते हैं कि देखिए महिला पुरुष एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों आप देखते हैं कि जरूरी भी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी देश का विकास किसी गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। इस तरह के कोट्स भी आप लोग उल्लेख कर सकते हैं नाम के साथ। भारत जैसे देश हेतु तो यह मंथन और भी महत्वपूर्ण व कथन और भी महत्वपूर्ण व विचारणीय हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि हमारी लगभग 48% आबादी महिलाओं की है, लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है? क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल होकर ही मात्र पर देश की जीडीपी में योगदान दे सकती हैं, या फिर आप देखिए बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा हमें। और यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबर भागीदारी 27% तक वृद्धि दर्ज करने की बात हो रही है। किसी संस्था के द्वारा कोई आंकड़े दिए जाते हैं तो उन आंकड़ों का भी उल्लेख आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और महिला भागीदारी से घर की आय दुगनी हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम ला सकती है। और महिलाओं की
सामाजिक भागीदारी, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच करा देने पर वे पढ़ी लिखी, जागरूक तथा तार्किक आधार पर निश्चिंतनशील बनती हैं और इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं कम होंगी और साथ ही महिला गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत पेशों के प्रति जागरूक होंगी। अब आप देखिए, अगर महिलाओं की भागीदारी है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, मुझे लगता है कि महिलाएं बेहतर जान सकती हैं। और शिक्षित महिला को स्वच्छता, सफाई, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा क्योंकि वे कीटाणु, विषाणु, इनके होने वाले संक्रामक बीमारियों को समझती हैं और आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की बढ़ोतरी की जा सकती है क्योंकि स्वच्छता का अति ध्यान देने से कुपोषण, खेतों में शौच, डेंगू, डायरिया आदि बीमारियों पर होने वाला सरकारी खर्च भी कम होगा इससे। और आप देखेंगे कि साथ ही गर्भावस्था के समय निर्मित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने में से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल भी प्रदान करेगी। और आप देखेंगे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकारिता, कर्तव्य निष्ठा, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। और आप देखेंगे बनाई जा रही नीतियां आम जनता, महिला दशा, बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल होगी क्योंकि महिलाएं घर, समाज, परिवार की आवश्यकताओं को बेहतरी से समझती हैं और जानती भी हैं। और आप देखिए कि आधी आबादी है उनकी, उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए चुनाव में। यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण से पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं की भागीदारी का अन्य आयाम पर्यावरण के संदर्भ में भी उभरता है। वस्तुतः महिला भागीदारी से हम घर में जलाए जा रहे चूल्हों से होने वाले प्रदूषण से प्रति जागरूकता फैला सकते हैं, अतार्किक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। घर में महिलाएं यदि बिजली का मितव्ययी तरीके से उपयोग कर पानी की बर्बादी ना होने दें तो हम बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ सकेंगे और इस तरह हुआ विकास हरित विकास होगा जिससे हरित सकल घरेलू उत्पाद, हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। और आप देखते हैं कि महिलाएं बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, घर का भी वो प्रबंधन करती हैं। यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं तो वह भविष्य ही नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहा जलवायु परिवर्तन, आपदा, सूखा, बाढ़, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना पीछे ले जाता है तथा इस स्थिति को पुनः बहाल करने में वापस वर्षों लग जाते हैं। और अतः देश के सतत विकास में महिला भागीदारी की अद्वितीय भूमिका है। ये आप देखिए, सतत विकास, समावेशी विकास, महिला भागीदारी से हरित स्वावलंबित विकास की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि वस्तुतः महिला भागीदारी से देश को आत्मबल प्रदान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कार्य 50 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे वही कार्य में मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा कर सकता हूं। और यद्यपि आज हमारे देश की परिस्थिति चिंताजनक है, जनसंख्या का 48% होने के बावजूद हमारे भारत में महिलाओं का श्रम भागीदारी मात्र 22% है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो और गिरकर 11% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट जेंडर इनक्वालिटी गैप इंडेक्स में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों आधारों पर दयनीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। और संयुक्त राष्ट्र की जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी इस तथ्य से सामंजस्य प्रस्तुत करती है। ये आप देखिए, भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक पक्ष का भी उल्लेख कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा नकारात्मक भर देना है आपको। और ऐसे में आप देखिए, आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा में हम तत्परता से प्रयास करें। भारत सरकार ने इस दिशा में अति सक्रियता दिखाई है। और आप देखेंगे कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, श्रम भागीदारी और आप देखिए सुरक्षा, सम्मान आदि हेतु सैकड़ों योजना आप देखते हैं कि नीति कार्यक्रम और लागू किए गए हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला बाल विकास मंत्रालय नाम से समर्पित मंत्रालय बनाया गया है। और आप देखेंगे इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर 1/3 आरक्षण, मनरेगा में आरक्षण, मातृत्व सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश की गई हमारी सरकार के द्वारा। इसके साथ ही वर्क प्लेस बिल 2012
विशाखा गाइडलाइंस कार्यस्थल यौन अत्याचार प्रतिषेध रोकथाम निवारण अधिनियम 2013 मातृत्व सुरक्षा विधेयक आदि के माध्यम से ये आप देखते हैं कि सुलभ सहभागितारी भागीदारी का प्रयास किया गया है। और एक भी इस दिशा में आप देखते हैं कि और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। कार्यस्थल से जुड़ी महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पढ़िए गीता बनिए सीता, इन सब में लगाकर पलीता, निज घर बार बसाइए, घर की सबसे बड़ी थाली में भात भरकर पसाइए। देखिए यहाँ भी कोट्स का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अर्थात समाज को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। महिला भागीदारी में सरकार प्रशासन के साथ साथ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम देश के कुछ केस स्टडी देख सकते हैं। अब आप देखिए केस स्टडी एक, हरियाणा सरकार द्वारा स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील की मदद से महिला सहभागिता को बढ़ाने पर अनेक सशक्तिकरण करने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं किस केस स्टडी 2, महाराष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर महिलाओं को मोबिलाइज किया। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण ले। इसके परिणाम स्वरूप कम पढ़ी लिखी महिलाओं की भी आर्थिक सहभागिता तेजी से बढ़े, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इन अनोखे उदाहरणों को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही उपरोक्त सभी प्रयासों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिलावार महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग प्रदान की जाए, जिससे प्रत्येक जिला या अपनी स्थिति का मूल्यांकन करे और उसे सुधारने का प्रयास प्रतिस्पर्धी तरीके से करे। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्षी के लिए मुश्किल होगा। देश के दोनों पंखों स्त्री व पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूपी पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा। और इस पथ पर अग्रसरित होकर हम जल्द ही विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकेंगे। अब आप देखिए 125 नंबर में से इन्हें आप देखेंगे कि 60 नंबर दिए गए हैं। 125 में से इन्होंने कितने प्राप्त किए? 60 नंबर इन्होंने प्राप्त किए इस निबंध में। अब आप देखिए खंड भी है, सेक्शन भी है, और इसमें भी आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। एक आप देखिए पहला टॉपिक कह रहा है कि भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है जीएसटी सामान्यीकृत बाजार की ओर कदम। तीसरा कह रहा है भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया है, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। चौथा कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की बात की गई है। इसमें से आप देखिए इन्होंने क्या चुना है, ये आप देखिए कि गलती से 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दीजिए। ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव के विकास की बात की है। इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है। इसमें क्या से लिखा है इन्होंने, हमारे भारत वर्ष की आत्मा गांव में बसती है, परंतु आज आधुनिकीकरण के दौर में गांव द्वंद्वात्मक स्थिति से गुजर रहे हैं। यह है अतीत व भविष्य के गांव का द्वंद्व। और अतीत के गांव पर दृष्टिपात करें तो यह सुखमय छवि दिखाई देती है। लिखे खिलखिलाते सरसों के खेत, धूल उड़ाती कच्ची सड़कें, मैदानों में खेलते बच्चे, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाते बुजुर्ग, चाक से घड़ा बनाते कुम्हार, धीमी गति से चलती सुकून भरी जिंदगी, सड़कों के किनारे चूल्हे में बनती दाल, संयुक्त परिवार। और आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की खुशी में झूमता पूरा गांव नजर आता था। पहले एकता आप लोग देखते थे गांव में, अब तो वहां भी आप देखते हैं कि फूट पड़ी हुई। प्राचीन काल, अंग्रेजी शासनकाल तथा आजाद भारत में ग्रामीण परिस्थितियों का उल्लेख भी करें। यहाँ ये कहा जा रहा है इनसे सुधार करने के लिए कहा जा रहा है, तो देख सकते हैं। आपके पास भी कुछ सुझाव हुआ करें तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चिमनियों से निकलते धुएं, चमचमाती पक्की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, सरपट दौड़ती गाड़ियां, एकल परिवार, पड़ोसी से अनजान, तेजी से चलती जिंदगी, वृद्धाश्रम में रह रहे माता पिता, प्रदूषण से विलखते बच्चे जैसी परिस्थितियां जो आज शहरों की हैं वही भविष्य के गांव की प्रतीत होती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे गांव चाहिए। हमारे सामने 3 विकल्प प्रस्तुत होते हैं, भविष्य का शहर जैसा विकसित गांव, अतीत का सुखमय शांत संतुष्ट गांव, या फिर दोनों का समन्वय। आप देखिए कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पक्ष विपक्ष के आधार पर परख लेते हैं। उन दोनों पक्षों की चर्चा करें जिसमें से एक सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अमूलचूल परिवर्तन के हिमायती हैं, और तथा दूसरा जो ग्रामीण विकास में सहकारी हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारते हैं। और आप देखते हैं कि भविष्य का शहर जैसा विकसित गांव जहां बड़े बड़े स्कूल, स्वास्थ्य, चिकित्सालय होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी और इससे
पूरा भारत विकासशील से आगे बढ़ता हुआ विकसित होने के पथ पर अग्रसर होगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह हमारा भारत भी चमकता हुआ प्रतीत होगा। और आप देखेंगे इन्होंने आगे लिखा है, परंतु यह स्वप्न मात्र हो सकता है क्योंकि हमारे देश की 60% से भी ज़्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है। इतने बड़े क्षेत्र को शहरी परिभाषा के आधार पर विकसित करना अतिशयोक्ति होगी और साथ ही यह विकास का मॉडल ब्रिटेन की संकल्पना पर तो उचित प्रकट होता है, परंतु भारत की नहीं। और आप देखेंगे तो फिर क्या हमें अतीत के गांव से ही समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य के गांव तो गांव ही नहीं रहे, ये तो ग्राममय हो गए हैं। और आप देखिए तेजी से बढ़ रहे शहरों की इमारतों गांव की ओर सरक रही हैं और जिनके बोझ में दफनाई जा रही गांव की जिप्ती दिली, एक गांव तो गांव ही नहीं रहे हैं। ऐसे भयावह पथ पर चलने से अच्छा है हम अपनी पुरानी स्थिति से समझौता कर लें और जैसे थे वैसे ही रहें। सुख, संतोष, स्वच्छता, समन्वय, प्यार, एकता और सहानुभूति से भरा वातावरण ही उपयुक्त है। परंतु आप देखिए, आप वैश्वीकरण के दौर में तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। किताबें, हॉस्पिटल, न्याय, राजनीति सब एक मोबाइल के अंदर समाहित होते जा रहे हैं और बंद बर्तन में तो पवित्र से पवित्र चीज भी सड़ जाती है। इसलिए हमें आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना होगा। यानी कि पूरी तरह से आधुनिकता को भी नहीं नकार देना है। मैं कह रहा हूं ना कि बड़े न्यूट्रल होकर रहना है आपको। और इस परिप्रेक्ष्य में तीसरे विकल्प का मार्ग उचित प्रतीत होता है, सामंजस्य, अर्थात ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए ग्रामीण विकास। अब हमें साध्य तो मिल गया, तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि साध्य को पाने का माध्यम क्या हो। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था सदैव कुटीर उद्योग पर टिकी है और अतः कुटीर, लघु, करघा उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में गांव आप देखते हैं कि गांव के कुटीर उद्योगों को पर्याप्त वित्त व कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आधुनिक वस्तुओं की मांग, डिजाइन आदि के बारे में बताया जाना चाहिए। खादी जो देश की का प्रतीक हुआ करती थी, उसे पुनः राष्ट्रीय गौरव बनाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए बड़ा बाजार खड़ा करना होगा। यदि खादी की ब्रांडिंग कर दी जाए व स्कूलों, अधिकारी, नेतागण की यूनिफॉर्म, ट्रेन व बस कर्मचारियों की पोशाक सब जगह खादी अनिवार्य कर दें तो बड़ा बाजार प्राप्त होगा। और इस प्रकार आप देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि हमारे किसान संपूर्ण देश का पेट भरने में सक्षम हो सके और हमारी कृषि किसान भाई की जेब भरने में सक्षम हो सके। नई नई प्रौद्योगिकी की आविष्कार के माध्यम से कृषि को सुरक्षित व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इस प्रसंस्करण उद्योग, बाजार से प्रत्यक्ष संबंध आदि करके न सिर्फ छिपी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है अपितु युवाओं का भी कृषि की ओर को आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। और गांव में बनते मिट्टी के दियों, घड़ों के गुणों को इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए जिससे इन्हें बड़ा बाजार प्राप्त हो सके और साथ ही नगर का पैसा गांव में आ सके। ग्रामीण समाज में संस्थागत पेशा न होने के कारण बड़े स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषण देखने को मिलता है। निजी उद्योगों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सहयोग से वहां हॉस्पिटल खोले जाएं। साथ ही पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे संस्थागत पेशाओं को बढ़ावा मिले और इसी तरह की कार्य शिक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, महिला सुरक्षा के संबंध में भी किए जा सकते हैं। और आप देखिए गाँव को डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देकर शहर की सुविधाएं गांव में पहुंचाई जा सकती हैं, जहां ई शिक्षा, ई हॉस्पिटल, ई बाजार, ई कृषि को बढ़ावा मिलेगा और गांव का व्यक्ति अपने परिवेश में रहते हुए विदेश तक की सहायता, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। और आप देखिए गांव में क्लस्टर आधारित ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जा सकता है। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी, स्वच्छता, शौचालय, आराम गृह बनाए जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही गाँव की जुवसुर्ती जैसे विविधता, अनोखी कारीगरी आदि की ब्रांडिंग कर उसे पर्यटकों के आकर्षण लायक बनाए जाने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि इसके ग्रामीण विकास होगा, रोजगार मिलेगा, साथ ही ग्रामीण संस्कृति का विकास सुदूर तक होगा। और राजनीतिक स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। गांधी जी ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब तक गाँव को उनकी राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती तब तक देश की आज़ादी अधूरी रहेगी। अर्थात हमें नीचे से ऊपर की ओर शासन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा को शक्तियां, आधुनिक संसाधन प्रदान किए जाएं जिससे वे गांव की आवश्यकताओं को भली भांति समझना, स्वयं समाधान की रणनीति बनाएं, उसे लागू करें। और कहते हैं कि गांधी जी होते जो आप देखते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो जगह मिली ना स्थानीय पंचायत, नगर पंचायतों को संविधान में, वो तभी मिल जाती। लेकिन आप देखते हैं कि गांधी जी की 1948 में ही डेथ हो जाती, हत्या कर दी जाती है।
ये आप देखिए, इस आधार पर कह सकते हैं कि गांवों को शहर में परिवर्तित करने की बजाय स्मार्ट गांव बना दिया जाना चाहिए। इस विकल्प का एक और आयाम उभरता है, शहरों पर बढ़ता बोझ नामक समस्या का समाधान होगा। आधुनिक सुविधाएं रोजगार की चाहत में बड़ी ग्रामीण आबादी शहरों की ओर प्रवास कर रही है। अगर वो आप देखिए गांव में ही उन्हें सब कुछ मिल जाए तो वो क्यों आएंगे इस तरफ। और इसमें आप देखेंगे जिस शहरों की ओर प्रवास कर रही है, जिससे शहरी गरीबी, शहरी बाढ़ जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। और आप देखते हैं कि दूसरी ओर जनांकीय संतुलन भी बिगड़ता है, अर्थात कृषि का स्त्रीकरण, अकेले गांव में रहते वृद्ध आदि सभी समस्याओं का निराकरण इसी में है कि गांव में स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए एक तरह से। और इसमें आप देखिए भारत सरकार द्वारा इस दिशा में तेजी से प्रयत्नशील भी है। इसी परिकल्पना को साकार करने हेतु महान भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया का सिद्धांत दिया था। और पुनः सरकार द्वारा अर्बन मिशन लाया गया, जिसका तात्पर्य है रूरल अर्बन मिशन। और इसमें आप देखेंगे कि भारत सरकार ई नाम, किसान पोर्टल, खादी विकास कार्यक्रम, मुद्रा बैंक, स्टार्टअप, स्टैंड अप, उड़ान योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, मेरा देश मेरा गौरव, डिजिटल साक्षरता मिशन, उज्ज्वला जननी शिशु सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा अभियान, किलकारी माँ अतिथि देवी भवा आदि अनेक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास करने को प्रयासरत हैं। इन योजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा, कई बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मुख्य परीक्षा में भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, वहाँ भी इनका उल्लेख कर सकते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गांव पहुँचे की व्यवस्था, हरित दुग्ध क्रांति, व्यवसायिक, इन कार्यक्रमों को, मनरेगा को भी आप लोग इनमें शामिल कर सकते हैं, जितनी भी हैं उन्हें सबको। और वास्तव में आप देखेंगे कि यह संकल्पना ही उज्ज्वल भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहां स्मार्ट गांव व स्मार्ट शहर मिलकर स्मार्ट व विकसित भारत को चरितार्थ कर सकते हैं। इस परिकल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु सरकार के साथ साथ निजी सेक्टर व आम जनता, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकसित भारत, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव अर्थात 5P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपुल्स पार्टनरशिप के आधार पर आप देखेंगे कि ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए आधुनिक विकसित गांव का निर्माण किया जा सकता है। निबंध संदर्भ में पूरा नहीं लिखा जा सका है। इसमें आप देखिए 25 नंबर इन्हें दिए गए, 125 में से टेबल को कुल 25 नंबर मिले हैं, तो इसमें कमी रह गई, इसलिए आप देखते हैं कि इन्हें कम नंबर मिले। यहाँ आप देखिए इस तरह की लाइन इन्होंने चला दी, जिस तरह से पेज खाली छूट गया ना, तो थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा सब कुछ। चलिए, तो कुछ मेरी तो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इस तरह की कॉपी हर हाल में आप लोग देखते रहिए, एक आपको क्या होगा, अनुमान लगा पाएंगे आप लोग। और कुछ भी लिखना शुरू करिए, कहीं से भी किस तरह का लिख रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए, लिखते लिखते ही सब कुछ सही हो जाएगा। कोई भी सवाल है, सुझाव हो, नीचे आप लोग बता सकते हैं।